हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं गेटवे क्लासेस में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहले जो टॉपिक हम देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए या हम उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिससे वो एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सबसे पहला टर्म आता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर जिस नीड के लिए डेवलप किया गया है क्या वो उसे फुलफिल कर रहा है। जिस रिक्वायर्ड टास्क के लिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हुआ है वो उसे परफॉर्म कर रहा है करेक्टली या नहीं। तो सबसे पहले यही फीचर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनाया जिस चीज के लिए गया है वो काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है हमारा? रिलायबिलिटी, जो कि होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर हमारा कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए विदाउट फेलियर। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए तो ये काम कर रहा है लेकिन हमने जैसे ही इनपुट डेटा सेट चेंज किया तो सॉफ्टवेयर फेल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जब किया गया है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर तरीके के डेटा सेट को हैंडल करे और रिलेटेड आउटपुट प्रोड्यूस करे। इनपुट अगर गलत है तो वो नोटिफिकेशन दे कि ये इनपुट डेटा सेट रिक्वायर्ड नहीं है सॉफ्टवेयर के लिए या डिफाइंड नहीं है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। तीसरा आता है यूजेबिलिटी। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो यूजर के लिए किया है और यूजर अगर उसे आसानी से समझ नहीं पा रहा है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको ऑपरेट करना या यूज करना, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो यूजबिलिटी का मतलब क्या है? इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड, समझ में आसानी से आएगा, आसानी से उसको यूज किया जा सकता है तो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा, एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा। यूजर को बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएगा और उसको बड़े आराम से वो यूज करेगा। ठीक है। फिर आते हैं टर्म एफिशिएंसी पे। मींस कम से कम सिस्टम रिसोर्सेस का यूज करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना, है ना। कॉस्ट उसकी कम हो और रिजल्ट उससे अच्छे मिले। फिर है हमारा मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि जब आपने सॉफ्टवेयर यूजर को हैंड ओवर कर दिया, रियल टाइम पे उसका यूज हो रहा है, तो वहां पर कुछ अगर अपडेशन चाहिए, कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, यूजर को कुछ ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के किन्हीं फीचर्स को उसे चेंज करना है, आइदर रिमूव करना है या एड ऑन करना है, तो वही कहलाता है मेंटेनेंस। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्वालिटी होनी जरूरी है कि अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती हैं एट द टाइम ऑफ यूज तो हम उसको अपडेट कर पाए या डीबग कर पाए। ठीक है। फिर आती है पोर्टेबिलिटी। हर एक सॉफ्टवेयर किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ही अगर काम कर रहा है तो वो हमारा पोर्टेबल नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो अलग अलग मशीन्स या अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम परफॉर्मेंस के साथ काम करे, है ना। उसके रिजल्ट वैसे ही आए, उसकी क्वालिटी वैसी ही मेंटेन रहे। तो ये फीचर कहलाता है पोर्टेबिलिटी। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट का मतलब है कि उसके फीचर्स ऐसे होने चाहिए जिसके से उसको हम एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर कह सकें। अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। देखिए, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है और जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो इनिशिएशन से लेके उसके फाइनल यूज वो डिफरेंट फेजेज को पास करता है ना। उनके थ्रू ही उसका लाइफ कंप्लीट होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये सेट ऑफ फेजेज है जो एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में इंक्लूड रहते हैं। कौन कौन से हैं फेजेज? तो सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है कि क्लाइंट ने जो आपके सामने अपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, जो नीड है उसकी, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाह रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप क्या करिए? एनालाइज करिए, है ना। सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, उस प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे कि क्या उस प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन दे पाएंगे या नहीं, मीन्स सॉफ्टवेयर बना पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि पॉसिबिलिटी है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की या नहीं है। तो ये कहलाती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगर हमको लगा कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो फिर हम प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे कि भाई ठीक है, हम
अब सेटिस्फाइड हैं, हमारे पास वो सारे रिसोर्सेस हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेवलप करके यूजर को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो फिर हम एक प्रॉपर प्लान तैयार करेंगे कि भाई हमें अपना टास्क कैसे कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आपने ये प्लानिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप एंट्री करोगे डिजाइन फेज में। और डिजाइन फेज क्या होता है? इनपुट फॉर द डेवलपर, यानी कि कोडर। तो उसके लिए हम डिजाइनिंग कर देंगे। डिजाइनिंग का मतलब है कि आप प्रोसीजर्स तैयार कर दीजिए, ब्लूप्रिंट तैयार कर दीजिए, और वो हम हैंड ओवर करेंगे कोडर को कि अब इसे आपको कन्वर्ट करना है कोड में, यानी कि उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखने हैं। तो अगला फेज क्या है हमारा? बिल्ड और डेवलपमेंट। डिजाइनिंग फेज से एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, उस ब्लूप्रिंट को अब हमें ट्रांसलेट करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में, है ना। तो प्रोग्रामर के लिए वो इनपुट बन गया। प्रोग्रामर उस डिजाइन से कोड लिखना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जब कोड कंप्लीट हो गया तो हमारी आती है कोड की टेस्टिंग। हम चेक करके देखेंगे कि जो हमने डिजाइन करी थी और जो सॉफ्टवेयर बनाया, यानी कि जो कोड तैयार हो गया है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये काम होता है टेस्टर का। टेस्टर क्या करता है? डेवलपर ने तो कोड बना के दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली प्राइमरी चेकिंग भी कर ली, लेकिन टेस्टर की इंटेंशन हमेशा होती है डेवलपर के कोड में बग फाइंड करने की, एरर फाइंड करने की, या उसकी शॉर्टकमिंग देखने की, है ना। कोई किसी पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए वो कोड हमारा फेल तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो टेस्टर क्या करेगा? उस कोड को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यू के लिए चेक करेगा, और जब टेस्टर हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं। वो कहलाता है डिप्लॉयमेंट। मींस आपने रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया यूजर को, क्लाइंट को। क्लाइंट ने उसको यूज करना स्टार्ट किया, और एट द टाइम ऑफ यूज अगर उसको कुछ अपडेशंस रिक्वायर्ड लगे तो वो क्या करेगा? उन अपडेशंस की रिक्वायरमेंट आपको देगा, और वो फेज कहलाता है आपका मेंटेनेंस फेज। तो देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सेट ऑफ फेजेज है। ये हर तरीके के, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कुछ भी वर्किंग कल्चर हो, इन फेजेज को फॉलो करेगा। अब हम बात करेंगे मॉडल्स की। तो मॉडल्स क्या है? इन फेजेज को यूज करना, या इन फेजेज के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, लेकिन अलग अलग मैनर में। सबके काम करने के प्रोसीजर्स अलग अलग होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी। वो क्या रहेगी? ये सारे फेजेज, कोई भी मॉडल हो, इन सारे फेजेज को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसडीएलसी के अकॉर्डिंगली कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है वो है वाटरफॉल मॉडल, रेड मॉडल जिसका नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एजाइल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, और बिग बैंग मॉडल। इसमें से कुछ मॉडल्स हमारे एकेटीवी के सिलेबस में हैं और कुछ आउट ऑफ द सिलेबस हैं। तो हम केवल वही मॉडल डिस्कस करेंगे जो हमारे यूनिट वाइज या सिलेबस में कंटेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। जैसा है इसका नाम है, उसी कॉन्सेप्ट से हमें इसको समझ लेना। वाटरफॉल मतलब झरना, और झरने में क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि वो वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाए? नहीं, मीन्स फ्लो एक ही डायरेक्शन में है। तो वाटरफॉल मॉडल हमारा ओल्डेस्ट मॉडल है, और सिंपली ये फॉलो करता है ऑल द फेजेज ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेज को ये रेप्लिका की तरह फॉलो करता है। देखिए, सबसे पहले क्या है? रिक्वायरमेंट फेज, ठीक है। रिक्वायरमेंट फेज में हमने प्रॉब्लम की एनालिसिस करी, चेक करी उसकी फिजिबिलिटी कि क्या ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, है ना। उसके बाद जब हमें लगा कि हमारी रिक्वायरमेंट की फिजिबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तो फिर हम स्विच कर गए डिजाइन फेज में। डिजाइन फेज में हमने रिक्वायरमेंट की एनालिसिस के बाद अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया, ठीक है। उसके बाद हम डिजाइन फेज से स्विच करते हैं डेवलपमेंट फेज में, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन और ब्लूप्रिंट हमारा कोडर स्टार्ट कर देता है कोडिंग, ठीक है। जब हमारे डेवलपर ने या कोडर ने कोड कंप्लीट कर दिया, तो फिर हमारा नेक्स्ट फेज है
उस कोड को टेस्ट करना डिफरेंट डेटा सेट के लिए। इन हर एक तरीके के इनपुट वैल्यू के लिए आप ये चेक करोगे तो हमारा आ गया टेस्टिंग फेज। और टेस्टिंग फेज कंप्लीट होने के बाद मींस टेस्टर से ऑथेंटिक होने के बाद हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर कर देते हैं क्लाइंट को, जो कि कहलाएगा हमारा डेवलपमेंट। ठीक है ना। डेवलपमेंट फेज में जाने के बाद अगर यूजर को या क्लाइंट को उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड लगे तो वो हमारा लाइफ टाइम उसका क्या चलता रहता है, मेंटेनेंस। अब इस पूरे प्रोसीजर में अगर हम देखें तो फ्लो ऑफ पेजेस या फ्लो ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन एक ही साइड है। अगर आप रिक्वायरमेंट फेज से डिजाइन फेज में आ गए हैं तो वापस से आप रिक्वायरमेंट फेज में नहीं जा सकते हैं। मीन्स अगर डिजाइन फेज में आने के बाद हमें लगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कोई पॉइंट रह गया है और उसे हम बाद में मॉडिफाई करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको होल द प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। टेस्टिंग फेज में आने के बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट या डिजाइन फेज की कोई कमी पकड़ में आई है ना, हमें लगा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है और हम उसे रेक्टिफाई कर लें यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। मीन्स या तो आप अपने प्रोसेस को अबॉर्ट करिए या दोबारा से इसको रीस्टार्ट करिए। ठीक है। तो इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाएंगे भाई। जो वाटरफॉल मॉडल है इसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड है। सिंपली कॉपी करता है आपके एसडीएलसी के फेजेस को, तो बड़ी आसानी से हमको एसडीएलसी के फेजेस पता है, उन्हीं फेजेस को सिंपली फॉलो करते चले जाना है हमें। और ये वाटरफॉल मॉडल का वर्किंग पैटर्न है। ठीक है ना। नो ओवरलैपिंग बिटवीन द फेजेज है। किसी भी फेज को पैरेलली नहीं हम समझ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है ना। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। छोटे साइज के प्रोजेक्ट्स के लिए तो वाटरफॉल मॉडल हमारा इजीली वर्क करता है ना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स नहीं है, तो वहाँ पे हमारा वाटरफॉल मॉडल बहुत आराम से काम करेगा। लेकिन जैसे ही हम लार्ज प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स बेटर डॉक्यूमेंटेशन। इसका क्या मतलब है कि एक फेज जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तभी हम दूसरे फेज में स्विच करते हैं। दैट मीन्स उस पेज पे जितनी भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या उसके वर्किंग प्रोसीजर से, ऑपरेशनल प्रोसीजर से रिलेटेड हो, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो ही हम नेक्स्ट फेज में स्विच करेंगे। तो ये एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देता है। लेकिन कब, जब हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल साइज का हो। और तीसरा है, लास्ट वन है इसकी जो एडवांटेज, वो इजी टू मेंटेन है ना। कोई भी अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है तो मेंटेनेंस फिर हम दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज साथ के साथ क्या है कि भाई दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। क्यों नहीं है सुटेबल? क्योंकि एक छोटी प्रॉब्लम की सारी एनालिसिस आप एक बारी में कर सकते हो, लेकिन जहां पे हमारा प्रोजेक्ट का साइज बड़ा हो गया या यूजर्स जो हैं उस प्रोजेक्ट के टारगेट यूजर हैं वो बहुत ज्यादा हैं और अलग अलग डोमेन के हैं, तो फिर उसकी एनालिसिस एक बारी में कर पाना टफ होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ पॉइंट रह गया जो हम एनालिसिस में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं तो पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद हमें वो चीज पता चलेगी और जितना हमने वो कॉस्ट उसमें डिप्लॉय करी है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारा बेकार हो जाएगा। तो बड़े प्रोजेक्ट में इसको यूज करना सुटेबल नहीं है। दूसरा क्या है, वी कैन नॉट गो बैक एट प्रीवियस फेज, जो कि इसका वर्किंग पैटर्न है कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, है ना। पिछले वाले फेज में अगर हमें कोई दिक्कत है या वहां की कोई कमी हमने कैच करी तो उसे हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है, अगर पूरे डेवलपमेंट के बाद इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट, क्योंकि इन बिटवीन द डेवलपमेंट प्रोसेस कहीं पे भी कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। कस्टमर से आप कब बात कर रहे हो? बिल्कुल शुरुआत के फेज में। उसके बाद आपने प्रॉब्लम सुनी और उसको बोल दिया कि ठीक है हम आपके लिए सॉल्यूशन बना देंगे। उसके बाद कस्टमर को कुछ नहीं पता, फिर तो सीधे आप उसके पास प्रोजेक्ट लेके जाते हो, सॉफ्टवेयर रेडी जो आपने कर लिया वो लेके जाते हैं, और उस टाइम पे सॉफ्टवेयर को देखा उसने और वहां पे उसने उस सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दिया। तो आपने जितनी भी कॉस्ट, टाइम
जो भी स्पेंड किया था इस प्रोजेक्ट के लिए वो सारा बेकार हो गया। तो इसलिए इसमें ये ड्रॉबैक है, क्योंकि कस्टमर का इंटरवेंशन कहीं पे है ही नहीं आफ्टर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने दूसरा मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जो कि कहलाता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। अब वर्ड प्रोटोटाइप जो है, इसका मतलब क्या होता है? एक डमी तैयार कर देना। ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी करने से पहले या फाइनल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले हम क्या करते हैं, एक डेमो दे देते हैं, एक डमी तैयार करके दिखाते हैं, एक रेप्लिका तैयार करके दिखाते हैं और यूजर से उसको इवेल्युएट कराते हैं, क्लाइंट से उसको इवेल्युएट कराते हैं। अगर क्लाइंट कह देता कि हाँ ठीक है ना, लाइक एक सॉफ्टवेयर है, उसका लुक अलाइक हमने सॉफ्टवेयर छोटा सा बना के दे दिया उसको, यूजर से कहा कि देखिए आपका जो फाइनल सॉफ्टवेयर होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यूजर उसको यूज करके देखता है, डमी सॉफ्टवेयर को यूज करके देख लिया उसने, और अगर उसने अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है आप इसको डेवलप कर दीजिए फाइनली, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इससे फायदा क्या होता है कि जो फाइनल डेवलपमेंट के बाद आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहा था उसके चांसेस कम हो गए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे यही है कि सबसे पहले तो हमें यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट ही जाननी है, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करी हमने, उसके बाद एक क्विक डिजाइन कर दी। क्विक डिजाइन क्यों करी? क्योंकि हमें उसको प्रोटोटाइप बना के देना है ना। तो प्रोटोटाइप के लिए हमने बहुत जल्दी में एक छोटा सा उसका डमी तैयार कर दिया। उस डमी को लेके एक डेवलपर्स ने क्या बना दिया, उसका प्रोटोटाइप बना दिया और कस्टमर को वो हमने हैंड ओवर किया। कस्टमर को बुलाया कि देखिए आपका जो फाइनल सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके का बनेगा, इसकी फंक्शनैलिटी आप एक बारी चेक कर लीजिए। अगर यूजर सेटिस्फाई हो गया तो फिर हम उसकी फाइनल डिजाइनिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, फाइनल डेवलपमेंट की। अदरवाइज उसने जो अगर हमें कुछ रिफाइनमेंट दिए, कुछ उसने मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए, तो हम उस मॉडिफिकेशन की फिर से एनालिसिस करेंगे और फिर हम क्विक डिजाइन देके फिर एक प्रोटोटाइप लेके पहुंच गए कि देखिए हमने अपडेट कर दिया है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंजेज हो गए हैं, अब आप देख लीजिए क्या ये सही है। अगर सही है तो हम इसको फाइनली फिर डेवलप करना स्टार्ट करें। यूजर फिर से उसको इवेल्युएट करेगा। अगर यहाँ पे फिर से वो आपको कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन बताता है तो फिर ये साइकिल आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि यूजर की नीड्स को आप मीट कर जाओगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है अब मैं सेटिस्फाई हूं, अब आप फाइनल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़िए। तो इस फेज के बाद फिर से ये वही फेजेस फॉलो करेगा जो कि हमारे वाटरफॉल मॉडल में थे, है ना। तो यहां से हमको एडवांटेज क्या मिल गया कि अब यूजर से हमने बार बार उसे इवेल्युएट करा लिया, प्रोटोटाइप को अप्रूव करा लिया, उसके बाद हम फाइनल सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो जो हमारा डेवलपमेंट फेज में या फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद फेलियर के चांसेस थे वो डेफिनेटली क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। ठीक है ना, तो आफ्टर द वेरिफिकेशन फ्रॉम द कस्टमर हम फिर उसकी डिटेल्ड डिजाइन करेंगे। डिटेल डिजाइन करने के बाद इस डिजाइन को हैंड ओवर कर देंगे हम कोडर को, तो वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उस डिजाइन के बेस पे कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे और फिर आपके प्रोग्राम्स की टेस्टिंग होगी, उस कोड की कंबाइन करके टेस्टिंग होगी कि जो आपका सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। जब हमारा टेस्टर वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो फिर हमारा डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस फेज में मींस हैंड ओवर कर दिया जाएगा फाइनली यूजर को। ठीक, यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर मॉडल की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगी। क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। डेफिनेटली, क्यों? वाटरफॉल मॉडल में क्या था, एक बार कस्टमर ने अपनी नीड दी, आपने एनालिसिस करके जस्ट वन मीटिंग में उससे डिस्कस किया और बता दिया कि ठीक है हम आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसके बाद फाइनली उसको मिलता था सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिफोर फाइनल डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर आप प्रोटोटाइप बना के, डमी बना के कस्टमर को दिखाते हो कि देखिए इस तरीके का बनेगा, तो कस्टमर उसको इवेल्युएट करता है, वो देख लेता है कि हाँ मेरा फाइनल सॉफ्टवेयर इस तरीके का बनने वाला है, तो उसका सेटिस्फेक्शन रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है ना, आप बार बार उससे रिव्यू लेते रहते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस अच्छी हो जाती है ना। इजिली हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पहली बार में या एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें फाइनल रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना मुश्किल पड़ता है, वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। दूसरा क्या है,
हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मॉडिफिकेशन के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फाइनल डिजाइन से पहले ही हम उसके सारे मॉडिफिकेशंस को अपने पास नोट करते जाते हैं, रिव्यू लेते रहते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉडिफिकेशन हमें ज्यादा मिल गई। फिर प्रोटोटाइप मॉडल इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर इसके डेवलपमेंट में ही आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर आ गया, जिससे रिस्क हमारी रिड्यूस हो गई। किसकी रिस्क? फेल होने की रिस्क, फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर की रिस्क जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम कर रहा है और फेलियर रिस्क को भी कम कर रहा है। किस वजह से? जस्ट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर। तो ये तो इसकी कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। भाई, डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट। आप बार बार कस्टमर के पास एक प्रोटोटाइप बना के जा रहे हैं और बार बार वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ रिव्यूज दे रहा है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हर बार, हर प्रोटोटाइप मॉडल में कुछ रिव्यू और मॉडिफिकेशंस वो दे रहा है। तो इस तरीके के मॉडल में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कितने टाइम में हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने डेवलपमेंट किया, क्योंकि डिजाइन करके प्रोटोटाइप बना के ले गए, हमें लगा कि हम अब से यूजर की हमने सारी नीड्स को फुलफिल कर दिया, लेकिन जैसे ही वो इवैल्यूएशन फेज में गया, यूजर ने उसको यूज करके देखा, कोई नई रिक्वायरमेंट दे दी, तो फिर हमें दोबारा से सारा टास्क करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, जिसमें हम ये सर्टेन नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल फिक्स एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि हमारा एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर कितने टाइम में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, जो कि इसको एक एक्सपेंसिव मॉडल बना देती है, क्योंकि आपके डिजाइन में भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, हमने क्विक डिजाइन तो बना के दे दी, यूजर को दिखा भी दिया हमने, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे मल्टीपल डिजाइन्स को वो एक्सेप्ट ही कर ले, ठीक है ना। अगर उसको हमारा प्रोटोटाइप ही पसंद नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया, या वो सेटिस्फाई नहीं है हमारे प्रोटोटाइपिंग से, जो हम प्रोडक्ट की उसको रेप्लिका दिखा रहे हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वो हमारे ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा, वो मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं आपसे सॉफ्टवेयर नहीं बनवाना चाह रहा हूँ। उस केस में क्या हुआ कि आपने क्विक डिजाइनिंग में और उसके क्विक डेवलपमेंट में जो कॉस्ट अपनी इन्वेस्ट करी, वो सारी क्या होगी, बेकार होगी। चाहे वो टाइम की फॉर्म में हो या मनी की फॉर्म में हो या रिसोर्सेज की फॉर्म में हो, वो सारी आपकी कॉस्ट बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि प्रोटोटाइप को ही उसने फेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चांसेस हमारे लॉस के ज्यादा हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, क्योंकि यूजर की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का अगर आप उसको एश्योरेंस देते रहेंगे, तो यूजर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ आपको अपडेशन बताता रहेगा, ठीक है ना। और उसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसकी एडवांटेजेस भी हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे हमारी यूजर का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा चाहिए हमें, हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने यूजर से इन बिटवीन उसका वेरिफिकेशन नहीं लिया, उसका एक्सेप्टेंस नहीं लिया, तो हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो उस केस में तो ये अच्छा है, लेकिन अगर दूसरी टर्मिनोलॉजी में बात करें कि कॉस्ट इसकी कम रहेगी या ज्यादा हो जाएगी, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और डेवलपमेंट टाइम भी बढ़ जाएगा। तो ये प्रोटोटाइप मॉडल था। नेक्स्ट आता है हमारा आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। जो हमारी वाटरफॉल मॉडल की शॉर्टकमिंग्स थी, उनको हमने ओवरकम किया है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो इस मॉडल का है वो सेम वाटरफॉल मॉडल का है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हमने स्टार्ट किया, प्रॉब्लम को समझा, जब हम एश्योर कर गए कि हाँ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम डिजाइन कर सकते हैं, तो फिर हमने उसकी डिजाइनिंग करी। डिजाइनिंग फेज के बाद हमने उसको हैंड ओवर किया कोडिंग के लिए, फिर कोडिंग के बाद टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आ गया आपका मेंटेनेंस। ड्रॉबैक क्या था वाटरफॉल मॉडल में कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता था। आप रिक्वायरमेंट फेज में जो भी टास्क करना था, जितना भी आपका काम था, वो यहाँ पे करने के बाद जैसे ही डिजाइन फेज में आ गए, तो वापस से आप रिक्वायरमेंट फेज के काम में कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते हैं। डिजाइन फेज के बाद आप कोडिंग में आ गए, और कोडिंग के टाइम को आपको पता चला कि यार इसकी डिजाइनिंग में कुछ गड़बड़ है या वहां पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आप जैसी डिजाइन है उसी डिजाइन को फॉलो करते हुए ही कोडिंग करेंगे।
कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग में आ गए, टेस्टिंग में आपको कोई बग समझ में आई तो ऐसा नहीं है कि उसको यहीं से दूर कर दिया, फिर से आपको दोबारा से पूरा फेज रिपीट करना पड़ता था। तो टेस्टिंग से आप कोडिंग में नहीं जा सकते थे, और कोडिंग के बाद मेंटेनेंस में आ गए तो मेंटेनेंस से फिर आप टेस्टिंग में नहीं जा सकते थे। ये ड्रॉबैक था वाटरफॉल मॉडल का। इसी ड्रॉबैक को हमने दूर किया कि नहीं, हम एक फेज से उससे प्रीवियस फेज में चले जाएं। लाइक अगर मुझे डिजाइन फेज में एनालिसिस की कोई शॉर्ट कमिंग पकड़ में आई, कोई कमी पकड़ में आई, तो मैं यहां से सीधे कहां मूव कर जाऊं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोडिंग में हूं और कोडिंग के वक्त मुझे कोई डिजाइनिंग का ड्रॉबैक समझ में आया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे दोबारा से रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर मैं डिजाइन करूंगा, फिर मैं कोडिंग में आऊंगा। मैं कोडिंग फेज से उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को कैच करके कहाँ सीधे जाऊंगा, डिजाइन में, और अपनी डिजाइन को अपडेट कर दूंगा। तो ये क्या है, बेसिकली वाटरफॉल मॉडल का इनहेंस्ड वर्जन है, जिसमें हम बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी एक फेज से उससे पहले वाले या प्रीवियस फेज में भी जाकर वहां के फीचर्स को अपडेट कर सकते हैं, या वहां पे जो हमने टास्क परफॉर्म किया है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तो ये पॉसिबिलिटी हमको आइटरेटिव मॉडल प्रोवाइड करा देता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सेम एज वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वाटरफॉल मॉडल की तरह ही है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है इसमें भी, है ना। तो डेवलपर्स या ऑर्गेनाइजेशन, जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, लेकिन कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अब भी कहीं नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। कस्टमर को तो आप सबसे लास्ट में ही देने वाले हो प्रोडक्ट, तो फेलियर के चांसेस अब भी वही हैं। इसलिए ये आपका मॉडल भी प्रिडिक्ट यूजफुल नहीं कहलाता है कि आप लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इसका यूज करिए। तो ये तीन बेसिक मॉडल हमने आज डिस्कस किए, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।